हेलो, अभी वॉइस क्लियर है? सुप्रभात जी, सुप्रभात। अभी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करें वॉइस के लिए। ओके, चले आज साइंस के प्रश्नों को देखना है। कुल प्रश्न है 75 और इन सभी 75 प्रश्नों का आज हमें अध्ययन करना है, तो थोड़ा स्पीड अपनी उसी हिसाब से रखनी है, ठीक है। और कल आपका जैसे कि लाइव टेस्ट होता था, उसी आधार पे आपके इसी सेशन में 8 बजे के सेशन में आपका लाइव टेस्ट होगा, तो वहां पर भी आपको 8 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है इसी सेशन में। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और आज जो प्रश्न है विशेष रूप से वो जो रोग और उपचार वाला अध्याय है, जहां से 4 से 5 सेक्शन है, जीवाणु, विषाणु, इनके द्वारा जो रोग होते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, तो उन सभी का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। विशेष रूप से आप याद रखिएगा, आपकी पुस्तिका में कोई भी पुस्तक होगा, एक अध्याय है रोग एवं उपचार, और रोग एवं उपचार से संबंधित प्रश्न आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्हीं से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपको चर्चा देखने को मिलेगी। चलिए बताएं, बोला जा रहा पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, आपको बताना है। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से जवाब देना है। आप सभी सी विकल्प बता रहे हैं, सी विकल्प बता रहे हैं। और कोई? चले, और कोई? सी विकल्प। डी वाले भी हैं, अमित गुप्ता जी डी विकल्प बता रहे हैं। और कोई? चले बताएं। देखो, यहां पे जब बात करते हैं पीला बुखार की, तो पीला बुखार जो है ना वायु द्वारा फैलता है, ना मक्खी द्वारा, ना जल द्वारा फैलता है। पीला बुखार की यदि हम बात करते हैं तो पीला बुखार जो फैलता है वो एक सूक्ष्म विषाणु होता है, और इस सूक्ष्म विषाणु का जो संवहन करने वाला होता है वो होता है एडीज इजिप्ट। तो याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, ठीक है। और बार बार बोला हूं कि जहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं डी विकल्प में दिया हो, तो ऐसे में ये विकल्प आप मत यहां पे जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक प्रश्न में जोड़ा गया है आपकी परीक्षा की मांग को देखते हुए। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एक सूक्ष्म विषाणु, और उस सूक्ष्म विषाणु का वाहक होता है एडीज इजिप्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? इनमें से कौन सा है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं टाइगर मच्छर की जब बात आती है तो इसको बोला जाता है एडीज एल्बोपिक्टस। क्या बोला जाता है? एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है। टाइगर मच्छर की बात करें या एडीज एल्बोपिक्टस की बात करें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब यहां से आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है? ए विकल्प, बी विकल्प? चले देखो, आपको बता दें, चाहे पीत ज्वर की बात हो, चाहे डेंगू की बात हो, चाहे चिकनगुनिया की बात हो, कहीं ना कहीं इन सभी में जो है वो टाइगर मच्छर जुड़े हैं। इसका सही विकल्प है जापानी इन्फेस्लाइटिस। इसमें यदि हम बात करते हैं जो डी विकल्प में दिया हुआ है, इसका कारण जो है एक विषाणु है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए ये जो विषाणु है ये फ्लेबीविराइडी कुल का होता है। किस कुल का होता है? फ्लेबीविराइडी कुल का ये विषाणु होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट जवाब देना है, समय नहीं लेना है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? चले जवाब दीजिएगा। डी विकल्प, सी विकल्प, बी विकल्प? सब कुछ आ रहा है।
हाइड्रोफोबिया की बात हो रही है तो आपको बता दें हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। भारत में जन्मे 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। तो अतिसार का क्या कारण है? यहां पे बोला जा रहा है जिसका कारण है। अतिसार का कारण क्या है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, अतिसार का कारण क्या है, बताएं। देखो याद रखिएगा, यदि वयस्कों में पूछा जाए तो आपको बताना है नोरोवायरस, क्योंकि ये वयस्कों में भी होता है। ठीक है, वयस्कों में भी ये जो अतिसार होता है ये होता है। तो वयस्कों में जो अतिसार होता है उसको बोला जाता है नोरोवायरस, लेकिन जो बच्चों में शिशुओं में होता है उसको बोला जाता है रोटावायरस। तो बी विकल्प आपका इसका सही उत्तर है। दोनों याद रखिएगा, नोरोवायरस और रोटावायरस। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि विषाणुओं, जीवाणुओं और परजीवी तीनों से ये फैलता है। ठीक है, विषाणुओं, जीवाणुओं, परजीवी तीनों से फैलता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? चले बताएं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बताएं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो बहुत इस तरह के 2-3 नाम आते हैं, जैसे एंडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है, ये जो नाम दिए हुए हैं। फिर आता है पेंडेमिक। अब इसमें जो आप देखते हो एंडेमिक क्या होता है? जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान होता है, फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई रोग या जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी तेजी से लोगों में कम समय में फैलता है तो इसको बोलते हैं एडेमिक। और यहां पे क्या बात हो रही है? विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंडेमिक। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? फास्ट जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ए और सी दोनों सही था, क्योंकि दोनों में सेम चीजें लिखी हुई थी। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे दिया है पोलियो बंदर। पोलियो जो है वो पोलियोमेलाइटिस से फैलता है, ना कि बंदर से। तो याद रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, और इसका किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबका ये आंसर सही होना चाहिए। एड्स विषाणु में क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, बताएं। एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स विषाणु में क्या होता है आपको बताना है, बताएं। डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, या आरएनए प्लस डीएनए, या केवल डीएनए? बताएं, एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स विषाणु में क्या होता है आपको बताना है। चले ए विकल्प बता रहे हैं, ज्यादातर आप में से ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, एड्स विषाणु में क्या होता है? तो एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आरएनए प्लस प्रोटीन, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? आपको बताना है, बताएं कौन सा रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? फास्ट जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता? आपको बताना है। फास्ट जवाब आपको देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा, मीसल्स।
बताएं। बहुत सारे लोग ए विकल्प बता रहे हैं। भैया आज के समय में कुष्ठ रोग का इलाज है और एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, तो ए तो नहीं होगा, कुष्ठ रोग तो नहीं होगा। बी विकल्प टिटनेस की बात करें, टिटनेस का भी इलाज है, एंटीबायोटिक्स के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है मीसल्स या खसरा। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताएं, इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फास्ट, आपने सुना होगा कि चेचक के टीके का आविष्कार, जानकारी होगी आपको कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? वह व्यक्ति जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया था उन्हीं को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी का जनक। मतलब एडवर्ड जेनर की बात हो रही है। सी विकल्प सही उत्तर है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर ने चेचक का टीका बनाया था। चलें, आप सब बता रहे हो बी विकल्प कि लुई पास्चर ने चेचक का टीका बनाया था। बहुत अच्छा, इसका सही विकल्प है सी विकल्प। इसको बताओ, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से, बकरियों से, गायों से या घोड़ों से? रानीखेत बीमारी की बात हो रही है। फास्ट जवाब दीजिए, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है आपको बताना है। 4 यहां पे नाम दिए हुए हैं, H5N1, H1N1, जीका या रेट्रो। बताएं, बर्ड फ्लू। फास्ट जवाब दीजिएगा, बर्ड फ्लू का कारक इनमें से कौन सा है? H5N1, H1N1, जीका या रेट्रो? इसका सही विकल्प है H5N1, रट जाइएगा। ठीक है, इसके अन्य सारे वेरिएंट भी होते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो H5N1 ही है। इसके बारे में बताएं। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? भोजन का विषाक्त होना या इसी को बोलते हैं बॉटुलिज्म, किस स्पीशीज के संदूषण से होता है आपको बताना है। चलिए बताएं, भोजन का विषाक्त होना। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। बी विकल्प आप बता रहे हैं, सी विकल्प भी बता रहे हैं। और कोई? इसका सही उत्तर है सी विकल्प। आपको बता दें, यह एक ग्राम पॉजिटिव जो है जीवाणु होता है और इसी के विष के द्वारा जो है भोजन हमारा विषाक्त होता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, क्लोस्ट्रीडियम। इसको बताएं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? बहुत कॉमन सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताएं, डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तुरंत जवाब दीजिएगा, ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है। बताएं, डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? 3 बीमारियां संबंधित हैं, 3 संक्रमण के लिए यह दिया जाता है। वो कौन कौन सा है बताएं। बी विकल्प भी आ रहा है, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। बहुत सही, बहुत शानदार। चलें, और कोई? यहां पे बात हो रही है डीपीटी की। डीपीटी का जो टीका है आप जानते हैं डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, सी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? इसका जवाब दीजिए। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा।
चलो बताएं। आपको बता दें, जैसे अभी डीपीटी की बात हुई थी उसी की बात यहां पे हो रही है, सिर्फ यहां पे जो प्रश्न पूछने का आप कह सकते हो भाषा है वो बदल गई है। यहां पर इसको नवजात शिशुओं से जोड़कर दे दिया गया है। और आपको बता दें, नवजात शिशुओं को जो ये टीका लगता है, ये ट्रिपल जो लगती है आपकी एंटीजन वैक्सीन, ये विशेष रूप से डीपीटी वाला ही है, मतलब टिटनेस, कुकर खांसी और डिप्थीरिया। डीपीटी बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, यहां पे कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और यहां पे कारण दिए हुए हैं कि किस कारण से फैलता है, बताएं। वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा। फास्ट जवाब दीजिएगा। वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा, पानी द्वारा, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, देना तो सभी को जवाब है, ठीक है, फास्ट जवाब दीजिए। देखो, इसमें से एक तो आप जानते होंगे, यदि कुछ भी नहीं जानते होंगे, देखो इस बहुत सिंपल सा है इसका, यदि आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो टिटनेस आप जरूर जानते होंगे। टिटनेस के बारे में जरूर जानते होंगे कि जो टिटनेस है वो घाव से होता है, ना कि ये वायु से होता है, ना ही पानी से, ना ही संपर्क से। यदि आपको सिर्फ इतना पता है कि टिटनेस घाव द्वारा होता है, मतलब डी का पहला, और डी का पहला कहां दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका बी विकल्प में दिया है। आंख मूंद कर आपको बी विकल्प को टिक कर देना है, बाकी अन्य के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे वायु द्वारा कौन सा होता है, तो इसमें दिया है टीबी। पानी द्वारा कौन सा होता है, तो इसमें दिया है कालरा या हैजा। फिर इसमें दिया है संपर्क द्वारा कौन सा होता है, तो यहां पे है सिफिलिस। तो उस आधार पे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस का यहां पे जो नाम दिया है, इनमें से कौन सा उपनाम है आपको बताना है। चलिए बताएं, टिटनेस को और किस नाम से बोलते हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है, और इसको लॉकजा भी बोलते हैं, लॉकजा भी इसको बोलते हैं, और इसी को धनुष टंकार भी बोलते हैं। तो लॉकजा या धनुष टंकार या टिटनेस एक ही नाम है। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके लिए लगाया जाता है। बीसीजी बहुत कॉमन सा नाम है, आपने जरूर सुना होगा, बीसीजी। बताएं, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन की बात हो रही है, किसके लिए लगाया जाता है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। डी विकल्प, बी विकल्प वाले भी दिख रहे हैं कुछ लोग, मनोहर यादव बी विकल्प। देखो यहां पे बात हो रही है बीसीजी की, तो बीसीजी जो है वो शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, और यह जो टीका है ये विशेष रूप से इसको बोलते हैं तपेदिक या राजएक्षमा या टीबी। ठीक है, तो तपेदिक, राजएक्षमा या टीबी के लिए लगाया जाता है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले इसको बताओ। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों की होने की संभावना है सिवाय किसके। इसमें से एक रोग कोई ऐसा है जो छिछले पानी से नहीं होता है, बाकी अन्य रोग जो है वो पानी से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है वो रोग कौन सा है जो पानी से नहीं होता है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप सभी जवाब दे रहे हैं, बेहतर। कुछ लोग टाइफाइड बता रहे हैं, भैया टाइफाइड जो है ना ये दूषित जल से होता है, तो टाइफाइड आप नहीं टिक कर सकते, टाइफाइड गलत जवाब है। इसका सही उत्तर है फ्लोरोसिस।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चाहे जॉन्डिस की बात हो, चाहे हैजा की बात हो, चाहे टाइफाइड की बात हो, ये सभी के सभी छिछले पानी से हो सकते हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? देखो आपको ना कुछ चीजें रटनी है। देखिए क्या क्या रटनी है, मैं आपको कल जानकारी दे दूंगा। कुछ रोग होते हैं जो विषाणु द्वारा होते हैं, उनको रट जाना है। कुछ रोग जो हैं वो जीवाणु द्वारा होते हैं, उनको रट जाना है। और कुछ रोग कवक के द्वारा होते हैं, उनको भी रट जाना है। और ये 3 कैटेगरी याद रहनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार जो है ऐसे दे के पूछ लिया जाता है 4 रोगों का नाम कि इनमें से कौन सा जीवाणु द्वारा होता है या कौन सा विषाणु द्वारा होता है। बताएं कौन सा रोग कवक के कारण होता है? इसमें कवक के कारण कौन सा रोग होता है? देखो पोलिया जो है ये कवक के द्वारा नहीं होता, हैजा भी कवक के द्वारा नहीं होता। तो त्वचा का प्रदाह, त्वचा से संबंधित जो रोग हैं वो कवक के द्वारा होते हैं। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित है? फिर पूछ लिया गया कि कौन सा इनमें है जो कवक जनित रोग है, आपको बताना है। बताएं फास्ट जवाब, इनमें से कौन सा है जो कवक जनित रोग है? प्रत्युजता, वर्णांधता, एड्स या गंजापन? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। डी विकल्प। देखो इसका सही उत्तर है गंजापन। ठीक है, गंजापन जो है ये कवक जनित रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताएं मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग सामान्यतः प्रभावित होता है? एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्त की बात हो रही है। कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है। आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है वर्ष 2008 में, 2012 में। बताएं इसका सही उत्तर है यकृत। याद रखिएगा डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? बताएं किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ए विकल्प, डी विकल्प भी आ रहा है। चलो प्लाज्मोडियम परजीवी की बात हो रही है भैया। मच्छर जनित रोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर आप इसको कैसे गलत कर सकते हो? इस प्रश्न का जवाब आप कैसे गलत दे सकते हो? इसका सही उत्तर है मच्छर। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? बताओ मलेरिया और डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? अच्छा प्रश्न है, बताएं। आपने कुछ मच्छरों के नाम सुने होंगे, जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस मच्छर, मादा एडीज इजिप्ट मच्छर। सबसे पहली बात, चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, ये सभी के सभी जो रोग हैं ये मादा मच्छर के काटने से होते हैं। और जब बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जबकि डेंगू की जब बात करते हैं तो 2 मच्छर यहाँ पे आते हैं, मादा एडीज इजिप्टी और मादा क्यूलेक्स फेंटिगेंस। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वर दोनों में आता है, मानव प्रजाति को दोनों प्रभावित करते हैं, दोनों में मच्छर के काटने से होता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है मच्छर प्रजाति का। ठीक है, डेंगू में अलग मच्छर है और जब आप बात करते हो मलेरिया में तो वहां पे मच्छर अलग है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, चलो जवाब दो। यहां पे बीमारियों के नाम दिए हुए हैं और वहां पर जीवाणु, विषाणु, कवक दिए हुए हैं, तो आपको मिलान करना है। चले मिलान करिए।
फास्ट जवाब। अभी यदि आपने चर्चा ध्यान से सुना होगा तो आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, चर्चा ध्यान से नहीं सुना होगा तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। चलें, सबसे पहली बात, दाद जो है ये स्किन से संबंधित एक आप कह सकते हो रोग है, और स्किन के बारे में अभी आपने पढ़ा कि त्वचा से संबंधित जो है वो कवक के द्वारा फैलता है। तो मतलब डी का पहला, और डी का पहला दो जगहों पर दिया है और दो विकल्प आपके हो गए बाहर। ठीक है, अब इसके बाद जब बात आती है पोलियो की, आपने पढ़ा होगा पोलियो जो है विषाणु, विषाणु के कारण होता है, तो पोलियो का संबंध हो गया विषाणु से, मतलब बी का हो गया तीसरा, और जैसे ही आप बी का तीसरा टिक करते हो ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि और कहीं भी ये चीजें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, तपेदिक की बात करें जीवाणु से, मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, बताएं। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है किसकी कमी से, फास्ट जवाब। देखो ये होता है ट्रिपैनोसोमा के कारण, तो इसका सही जवाब है डी विकल्प। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है, मतलब भारत में जो मलेरिया का कारण है वो कौन सा परजीवी है आपको बताना है, बताएं। भारत में ज्यादातर मामलों के लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है ये आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। ए विकल्प पी मलेरी, कुछ लोग बी विकल्प वाले हैं, कुछ लोग डी विकल्प वाले हैं। इसका सही उत्तर है पी बाई बैक्स, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, पी बाई बैक्स इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, यहां पे दो सूचियां दी हुई हैं, दोनों को मिलान करना है, बताएं। रोग और रोग के प्रकार दिए हुए हैं, बताएं। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स या रिंगवर्म, बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, बताएं। देखो इसमें सबसे पहले बात आ रही है हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया की बात करें तो यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज जो है ये हार्मोन में गड़बड़ी के कारण होता है। तो पहले का दूसरा बी का तीसरा, पहले का दूसरा बी का तीसरा। ठीक है, मतलब दो विकल्प आपके हो गए बाहर, सी और डी, ए और बी में से आपका उत्तर होगा। फिर बात हो रही है रिकेट्स की। रिकेट्स के बारे में आप जानते होंगे कि हीनता जन्य एक रोग है। ठीक है, और रिंग वार्म की यदि हम बात करें तो ये कवकी संक्रमण है, तो इस आधार पे आप टिक कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, त्वचा से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो कवक संक्रमण ही होगा, ये आपको याद रखना है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, बताएं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, फास्ट जवाब दीजिएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। चलें बताएं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलें, इसका सही जवाब है रक्त का अस्कंदन ना होना, डी विकल्प सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, बताएं। ये जवाब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये जवाब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी का मैं चेक करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। चले बताएं, सभी के कमेंट में देख रहा हूं, ये गलत होना ही नहीं चाहिए। चलें, ए विकल्प, डी विकल्प, बहुत अच्छा। श्वेता कुमारी जी बहुत शानदार। और कोई,
और कोई? ए विकल्प, सी विकल्प, पिंटू कुमार जी सी विकल्प, बहुत अच्छा। कैंसर एक आनुवांशिक रोग है, बहुत शानदार। चलें, इंद्रजीत वर्मा जी सी विकल्प। इसका सही जवाब अभी आपने पढ़ा था जब मैचिंग करने को आया था, और मैचिंग करने को मैं सबसे पहले लिखा था आनुवांशिक रोग और हीमोफीलिया को मैच करना था, सबसे पहला यही था मैच करने को। मतलब क्या है कि जो 4 से 5 लोग आप गलत जवाब दे रहे हो, मतलब आप चीजों को सुन नहीं रहे हो, आपका ध्यान यहाँ नहीं है भैया, फिर इस प्रकार की चर्चा से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जब आप क्लास में ही नहीं हो तो इस चर्चा से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हीमोफीलिया। अब बताओ, कुछ लोग बता रहे हैं पेचिश आनुवांशिक रोग है, कुछ लोग कैंसर को बता रहे हैं आनुवांशिक रोग, ऐसे कैसे काम चलेगा आपका? निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, बताएं। इनमें से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन व्याधि जो है वो आनुवांशिक नहीं है, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा है जो आनुवांशिक नहीं है, फास्ट जवाब। देखो, हीमोफीलिया के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा कि आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम के बारे में यदि मैं बात करूं, यह भी आनुवांशिक अवस्था है। दात्र कोशिका अरक्तता की बात करें तो यह भी आनुवांशिक अवस्था है। इसका सही जवाब है सी विकल्प, इरेटिबुल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इरेटिबुल बाउल सिंड्रोम जो है यह आनुवांशिक अवस्था नहीं है, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, फास्ट जवाब। रक्ताल्पता जिसको एनीमिया आप बोलते हो, गला घोटू, रतौंधी, बेरी बेरी, और यहां पे कारक दिए हुए हैं कि किसके कारण से फैलता है, बताएं। अब इसको तो आप गलत नहीं करोगे, फास्ट जवाब दीजिएगा। 2341 जवाब आया है, 2341, 2341। चलें, और कोई? सी विकल्प भी आ रहा, बहुत शानदार, 1 2 3 4, बहुत अच्छा। यहां पे बात हो रही है एनीमिया की या रक्ताल्पता की। आप जानते हैं एनीमिया जो है ये विशेष रूप से लौह तत्व की कमी से संदर्भित है। बेरी बेरी की बात करते हो तो बेरी बेरी का संबंध विटामिन बी से आता है, कैसे आप गलत कर सकते हो? रतौंधी की जब आप बात करते हो तो किसकी कमी सामने आती है? विटामिन ए की कमी सामने आती है। जब आप गला घोटू की बात करते हो तो आयोडीन से संबंधित होता है। इसमें यदि आप देखोगे तो कुछ भी नहीं पता है तो रतौंधी के बारे में तो सबको पता होता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए जो है, मतलब यहां पे बात हो रहा सी का चौथा, और सी का चौथा जैसे आप टिक करते हो आपका जवाब निकल आता है। आपको बाकी विकल्पों पर सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पे सीधा आपने जैसे देखा रतौंधी की बात हो रही है, विटामिन ए से जोड़ा, तुरंत आपका जवाब निकल आया। अन्य के बारे में आपको ना भी पता हो तो आप कर सकते हो। तो प्लीज इस तरह के जब भी विकल्प दिए हों और यदि आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो किसी 4 में से किसी एक के बारे में निश्चित रूप से आप जानते होगे। ठीक है, और आपका जवाब आसानी से निकल जाएगा। चलो इसको बताओ। अब इसका जवाब यदि कोई गलत कर देना तो फिर उसको बीपीएससी इस बार का नहीं देना चाहिए। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। याद रखिएगा, नहीं आता है तो बीपीएससी इस बार मत दीजिए, अगली बार दीजिएगा फिर। चलें, लग रहा है आप लोगों ने जो है इस बात को दिल पर ले लिया और लगभग सभी का जवाब एक जैसा ही आ रहा है, डी विकल्प। चलिए, बहुत अच्छा, इसका सही उत्तर है घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग किससे पीड़ित होते हैं? पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से लोग किससे पीड़ित होते हैं, यह आपको बताना है। इसीलिए बोला जाता है जो अपने गांव में सामान्य चावल होता है उसी का यूज करना चाहिए, पॉलिश किया हुआ चावल ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बताएं, पॉलिश किए हुए चावल से क्या समस्या होती है?
देखो, जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें विशेष रूप से विटामिन B1 की हो जाती है कमी, और विटामिन B1 की जब कमी की बात करते हैं तो वो संदर्भित हो जाता है किससे? बेरी बेरी रोग से। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। बीमारी का पता करने के लिए यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमन सा है, आप सुनते होंगे अक्सर MRI स्कैन। तो MRI होता क्या है आपको बताना है। विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो MRI क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। MRI क्या है? MRI क्या है? मनोहर यादव जी बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम। भैया अगर आप कह रहे हो प्रश्न दोनों भाषा में हो तो इसके लिए आपको संस्थान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। और इसका सही उत्तर है सी विकल्प, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। ठीक है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। प्रश्न क्या किस आधार पे रखने हैं, सिर्फ प्रश्न चूज करने की स्वतंत्रता मेरी है। किस भाषा में रखना है ये संस्थान की मर्जी के ऊपर है भैया, संस्थान से आप बात करिए। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर किससे बचाने हेतु एक औषधि है? फास्ट बताएं। बीटा ब्लॉकर किससे बचाने हेतु एक औषधि है? हृदयाघात, चिरकारिक मधुमेह, प्रोस्टेट ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? फास्ट जवाब दीजिएगा। बीटा ब्लॉकर की यदि हम बात करें तो पहले उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप को भी ये कंट्रोल में करता है, साथ ही साथ हृदयाघात से भी बचाता है। तो दोनों याद रखिएगा, हृदयाघात और उच्च रक्तचाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है आपको बताना है। आप जानते हैं मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। और यह जो है, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है पोटेशियम। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से कौन सा संबंधित है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, पोटेशियम अल्पता से कौन सा संबंधित है? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि हमारे शरीर को प्रतिदिन 2 ग्राम जो है वो पोटेशियम चाहिए होता है। और पोटेशियम की कमी की जब बात करते हैं तो आप कह सकते हो रक्ताल्पा इसका निम्न रक्तचाप इससे संबंधित है। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है और इसी को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, रक्त कैंसर या जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं कि रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है आपको बताना है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। डी विकल्प बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं सी विकल्प। देखो, बात हो रही है रक्त कैंसर के
रोकथाम के लिए, तो रक्त कैंसर के रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला जो समस्थानिक है उसकी बात करें तो आपकी परीक्षा में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे दोनों विकल्प टिक किए गए थे, याद रखिएगा, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, याद कर लीजिएगा दोनों को। फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, आपकी यहां जब परीक्षा में 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था तो ई विकल्प को टिक किया गया था, तो याद रखिएगा ई विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऐसे राज्य विशेष की परीक्षा देते हो जहां पर ई विकल्प नहीं है, तो सबसे पहले आप कोबाल्ट 60 को टिक करोगे, विकल्प में दिखता है, और कोबाल्ट 60 नहीं दिखता है तो फास्फोरस 30 को टिक करोगे। तो दोनों को याद रखना है, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, वही बात यहां पे हो गई। ठीक है, इसको बताओ। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है, मतलब रक्त कैंसर में किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिए। रक्त कैंसर में किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? फास्ट जवाब दीजिएगा। सी विकल्प आप बता रहे हो। देखो, रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या जो है वो आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है, असामान्य ढंग से बढ़ने लगती है, तो इसका सही विकल्प है डी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें, बताएं। यह मस्तिष्क संबंधी जो विकार है ये किसमें पाया जाता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। यह मस्तिष्क संबंधी जो विकार है ये किसमें पाया जाता है, आपको बताना है। सेरेब्रल पाल्सी की बात हो रही है, फास्ट जवाब दीजिएगा। ए विकल्प, बी विकल्प। इसको बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात, याद रखिएगा। ठीक है, और यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के जो मोटर कंट्रोल सेंटर है उसमें हुई क्षति के कारण होता है, और यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होता है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर अक्सर आप सुनते होंगे एल्जाइमर के बारे में, और विशेष रूप से वृद्ध जनों के संदर्भ में इसको आप अक्सर सुनते होंगे, बताएं। एल्जाइमर नामक रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, आपको बताना है। और एल्जाइमर की जब बात करते हैं तो एल्जाइमर 2 प्रकार का होता है, एक होता है वंशानुगत और एक होता है जो समय विशेष में एक निश्चित उम्र में आता है, तो आपको बताना है। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। 48 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों में एल्जाइमर बहुत कॉमन बीमारी आज के समय में देखने को मिल रही है। इसको बताओ। यहां पे कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं और यहां पे कुछ कारक के नाम दिए हुए हैं, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं। 1 2 3 4। देखो यहां पे सबसे पहले यदि मैं बात करूं, टीबी की बात कर लूं, टीबी के बारे में क्योंकि कई बार बात हुई है, तो आप जानते हो टीबी का संबंध क्या है, जीवाणु संक्रमित बीमारी है टीबी। हेपेटाइटिस की यदि हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी की, ये विषाणु संक्रमित है।
तो यदि हमें इतना पता है कि जीवाणु संक्रमित बीमारियां, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको कुछ रट जाना है कुछ बीमारियों के बारे में कि जीवाणु से कौन सी बीमारियां होती हैं, विषाणु से कौन सी होती हैं, कवक से कौन सी होती हैं। यदि आप वो रट कर बैठे हैं तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये दो आपके निकल जाएंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो सी का तीसरा और डी का चौथा हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ दो विकल्पों में दिया है, ए और बी में। अब बात आती है मैरेस्म। इसकी यदि हम बात करें तो यह दीर्घकालिक उपवास के कारण होता है, तो इसका ए विकल्प है, और इस आधार पे आप ए विकल्प को टिक कर सकते हो, ठीक है। और प्रोटीन की अल्पता के कारण यदि हम बात करें तो क्वासियोरकर जो बीमारी है वो प्रोटीन की अल्पता के कारण होती है। इसको बताओ। रेटिना अपवृद्धि है, रेटिना अपवृद्धि क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। रेटिना अपवृद्धि क्या है? और रेटिना अपवृद्धि क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। रेटिना अपवृद्धि की बात करें तो यह अग्र मस्तिष्क पक्ष की वृद्धि है, और इसी को बोलते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, ठीक है। चले, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं? बताएं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं वस्तु की जो उल्टी प्रतिमूर्ति या इमेज होती है वो नेत्र के रेटिना पर बनती है। रेटिना जो है, रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं, ये भी आपको पता है, तथा दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं। तो विशेष रूप से जो आप कह सकते हो कि स्नायु उद्योगों में जो परिवर्तित होती हैं ये अक्ष पटल पर होती हैं, या इसी को रेटिना बोलते हैं। सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहा जाता है? बताएं। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख के रोग को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, या ग्लूकोमा, या मोतियाबिंद? फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है मोतियाबिंद। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? बताएं। प्रश्न अच्छा है। ल्यूकर पॉलिसी आजकल चर्चा में है, हर जगह तो पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताएं। बताएं कौन सा रोग होता है? इसको बोलते हैं, फास्ट जवाब दीजिएगा, इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग। तो याद रखिएगा, लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग। इसको बताओ। ओरल सबन्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? बताएं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, आप देखते होंगे अक्सर मुंह के अंदर छाले लोगों को पड़ते हैं, लालिमा आती है, और उसी के साथ ही ये बीमारी प्रारंभ हो सकती है। घातक बीमारी है, और विशेष रूप से यदि मैं बात करूं ये किसके कारण होता है, तो इसका कारण जो है वो तंबाकू का प्रयोग है। तंबाकू युक्त जो गुटखा का आप प्रयोग करते हो उसी के कारण होता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? बहुत कॉमन सा प्रश्न है। फास्ट जवाब दीजिए। हाँ जी, जुबा केसरी। मनोहर यादव बताएं, जुबा केसरी से।
बहुत अच्छा। अब आप देखो कि एडवर्टाइज कितने अच्छे अच्छे आते हैं गुटखा के। केसर युक्त गुटखा, जुबा केसरी, बताइए। इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। इसको बताएं, पीलिया से दुष्प्रभावित क्या होता है? पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? फास्ट, हमें 75 कवर करना है, 25 प्रश्न हमारे और बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट आ जाइए। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? फास्ट जवाब, बहुत अच्छा। शोभा भारती जी का जवाब आया है ई विकल्प, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं? ये संक्रामक बीमारी हैं, तो ई विकल्प आपका सही उत्तर है। मुर्गियों के रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? आप जानते हैं रिकेट्स जो रोग है ये मुर्गियों के साथ साथ मनुष्यों में भी होता है, ठीक है, मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इससे, और हड्डियों की जब बात आती है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? रिकेट्स का संबंध, इसका संबंध हो जाएगा विटामिन डी से। याद रखिएगा, विटामिन डी इसका सही उत्तर है। चले इसको बताओ, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताओ, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसी को बोलते हैं यूरेमिया। याद रखिएगा, ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी बोलते हैं। चलें, और जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है उसके रुधिर में यूरिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो किस अंग को प्रभावित करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। फास्ट जवाब दीजिए। ये प्रभावित करता है गुर्दे को, ठीक है, तो याद रखिएगा गुर्दे को प्रभावित करने वाला यह एक रोग है। इसको बताओ, मैड काऊ रोग का कारक क्या है? अक्सर आप सुनते होंगे इसके बारे में। मैड काऊ रोग, मैड काऊ रोग का कारक क्या है? मवेशियों में आप जानते हैं होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग है, ठीक है, बताएं। और यह प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण होता है, दूषित प्रोटीन के कारण। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इंटरफेरॉन की बात करें तो सबसे पहली बात, इंटरफेरॉन का जो प्रयोग है वो गुर्दे के लिए भी किया जाता है, ठीक है, और विशेष रूप से इसका प्रयोग रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। तो गुर्दे और रक्त कैंसर के लिए किया जाता है, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, वो कौन सा है? वो कौन सी बीमारी है जिसके कारण उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है। और ये जो रोग है ये खून में यूरिक अम्ल के बढ़ने के कारण होता है, और आप देखते होंगे बहुत सामान्य सा रोग है। आप भी देखते होंगे, आपके भी घर परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, और इसको बोलते हैं गठिया रोग, ठीक है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, गठिया रोग किससे होता है? रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। धान, बाजरा, मटर, चना, कौन सुमेलित नहीं है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ रोगों के नाम दिए हुए हैं और फसल के नाम दिए हुए हैं, बताएं। देखो, यहां पे यदि मैं बात करूं तो हरित बाल जो रोग है ना, ये होता है बाजरे में। याद रखिएगा, हरित बाल रोग कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो
तो ए विकल्प सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरित बाल रोग बाजरे से संबंधित हो जाता है और बाजरे से संबंधित रोग होने के कारण इसकी जो बालियां हैं उसके स्थान पे पत्तियां उगाती हैं और इससे आप जानते हैं इस फसल को बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। मक्के में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? फास्ट जवाब दीजिए। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? फास्ट जवाब दीजिए। और बायो के प्रश्न हमें गलत नहीं करने हैं, सबसे ज्यादा जो फोकस हमें रखना है वो 4 विषयों पे रखना है और इस सेशन में उन्हीं 4 विषयों की चर्चा होगी। 3 की चर्चा होगी क्योंकि 1 की चर्चा हम रात्रि 11 बजे करते हैं। 3 कौन कौन से? बिहार राज्य विशेष की रेगुलर चर्चा होगी, इतिहास की होगी और साथ ही साथ सामान्य विज्ञान की होगी। इन तीनों की ही चर्चा होगी और इन तीनों से संदर्भित प्रश्न हमें हर हालत में सही करने हैं। बताएं, मक्का में सफेद कली, बताएं इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है सी विकल्प, बी विकल्प, जिंक। जिंक की वजह से होता है, इसको बताओ। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी के कारण से होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब है जिंक। जिंक की कमी से होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? आप सभी किसान, ज्यादातर छात्र किसान परिवार से होंगे, तो बताएं गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 कवक रोग कौन से हैं? फास्ट जवाब। देखो ये प्रतिष्ठा की बात है, गलत नहीं होना चाहिए। अमित गुप्ता जी ए विकल्प, अजीत पांडे जी बी विकल्प, सोनाली जी ए विकल्प, कोमल कुमारी बी विकल्प। बी विकल्प वाले ज्यादा दिख रहे हैं। देखो इसका सही उत्तर है काला किट और स्मट। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। काला किट और स्मट इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? फास्ट बताएं, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? 4 विकल्प दिए हैं और इन चारों में से आपको चुनाव करना है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डैफोडिल। ठीक है, डैफोडिल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किसकी खोज की थी? बताएं, अच्छा प्रश्न है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किसकी खोज की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में निश्चित रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। बताएं किसकी खोज की थी? इसका सही उत्तर है डीएनए की संरचना। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज वाटसन तथा क्रिक ने की थी। इसको बताओ, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। यहां पे बात हो रही है द्वि संरचना प्रारूप की बात हो रही है डीएनए की, तो इसका जो संबंध है वो भी वाटसन तथा क्रिक से है। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ, कोलेस्ट्रॉल है एक, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कीटनाशी, विटामिन, एस्टेरॉयड या एंजाइम? बताएं। और आप जानते हैं ये कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित होता है। बताएं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है, ये आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताओ,
डॉक्टरों द्वारा, फास्ट जवाब दीजिएगा, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी जो आप कराते हैं या एंडोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। और एंडोस्कोपिक जो तकनीक है ये पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपको बताना है। सी विकल्प, सी विकल्प और कोई। ये जो आधारित होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब बात करते हैं तो यहां पे प्रकाश का सफल आंतरिक परावर्तन दिया है। सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको बताओ। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संदर्भित है? भैया जो आप बात कर रहे हो द्वीप भाषा में, आपको बता दें ये संस्थान डिसाइड करता है कि किस भाषा में हमें कराना है, कौन सी भाषा हम रख सकते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। इसमें आपकी मदद संस्थान ही कर सकता है। इसको बताएं। केंद्र सरकार द्वारा मिशन, अब देखो यहां पर भी आप गलत जवाब दे रहे हो। मिशन इंद्रधनुष आज चलाया गया था, बहुत पहले से मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, तो प्लीज गलत जवाब मत दीजिए इसका। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 टीका जो है लगाया जा रहा था 7 रोगों के विरुद्ध। इसको बताओ। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किसके लिए? किसके जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाया जाता है? बताएं। रेड रिबन एक्सप्रेस किसकी जागरूकता के लिए चलाया जाता है? बी विकल्प, पल्स पोलियो के लिए। बहुत अच्छा अमरदीप जी, बहुत शानदार। इंद्रजीत जी बहुत शानदार, बहुत बेहतर। चले, डी विकल्प भी आ रहा है। स्नेहा जी, रेड रिबन एक्सप्रेस आज तक आपने नहीं सुना? रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स की जागरूकता हेतु चलाया जाता है। ठीक है, और जब विश्व एड्स दिवस आएगा उस दौरान निश्चित रूप से आप देखोगे कि भारत के कुछ शहरों में जहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते होंगे उन क्षेत्रों में रेलवे के द्वारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस एक्सप्रेस को चलाया जाता है। इसको बताओ। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? फास्ट जवाब दीजिए। फेरोमोन्स की बात हो रही है। फेरोमोन्स जो है ये कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसको बताओ। आयोडीन प्राप्त होता है किससे? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? फास्ट जवाब। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आप जानते हैं समुद्री जल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूमि पर भी कुछ खनिज होते हैं, उन पर भी यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। और इसकी कमी से अभी आपने पढ़ा था कि घेंघा रोग होता है, थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है और कई बार गले में सूजन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात हो रही है आयोडीन की। आयोडीन जो है वह एक शैवाल से भी पाया जाता है और उस शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। तो याद रखिएगा, आयोडीन खनिज जो है वो चट्टानों से भी मिलता है। बहुत सारे खनिज चट्टान है पृथ्वी पर और ये शैवालों से भी प्राप्त होता है जिसका नाम है लैमिनेरिया। इसको बताओ। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा। यहां पे 2 सूचियां दी हैं, इनको मिलान करना है। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र और यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले फास्ट जवाब इसका दीजिए। फास्ट जवाब। यहां पे चलें बताएं।
देखो इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर की जो संबंध है वो है पराबैंगनी किरणों से। त्वचा कैंसर के बाद जब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का संबंध डेसिबल से है। आप सब जानते हैं एक निश्चित डेसिबल जो है भारत सरकार द्वारा मान्य किया गया है और उसी के आधार जो वाहनों के हार्न होते हैं उसी पे आधारित होते हैं, उसी क्षमता से। तो ये आपका पता हो गया। और जैसे ही आप 2 को टिक करते हो जवाब निकल जाएगा। मुझे लगता है जैसे डेसिबल आप टिक करोगे बी का 3 जब टिक करोगे तो अच्छा 3 विकल्प आपके बचते हैं। तो त्वचा कैंसर का जब आप पराबैंगनी प्रकाश से टिक कर देते हो तो आपके 2 विकल्प यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, अब बी और सी में से कोई एक होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वैश्विक तापन की बात करते हैं। तो वैश्विक तापन सबको पता है कि वैश्विक तापन का संबंध किससे है। वैश्विक तापन का संबंध है कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओजोन छिद्र की बात करते हैं तो इसका संबंध है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और इस आधार पे यदि हम बात करें तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, मतलब यदि किसी को यह पता था कि वैश्विक तापन जो है ये वैश्विक तापन जो है यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है तो आप आसानी से जवाब इसका दे सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ओजोन छिद्र में अब बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे पहली बार ओजोन छिद्र में सुधार देखने को मिला है। इसको बताएं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज। देखो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइक्रोप्लाज्मा। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, क्या यह सही है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, बताएं। अब जानते हैं कोल्ड ब्लड वाले एनिमल में यदि हम बात करें सर्प आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, बहुत सारे कीट आते हैं, गिरगिट आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। तो कोल्ड ब्लड एनिमल मेढक है या नहीं है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि मेढक जो है ये एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ठीक है, और कोल्ड ब्लड एनिमल के संबंध में छिपकली, गिरगिट, कीट, मगर और ये सभी आते हैं। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या बोलते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या बोलते हैं। सहजीविता, उपपरिजीविता या आंतरिक परजीविता या बाह्य परजीविता, क्या बोलते हैं आपको। फास्ट जवाब दीजिएगा। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या बोलते हैं। और आप जानते हो इसमें क्या होता है, जो दूसरा परजीवी होता है वो पहले परजीवी से अपनी भोजन की जरूरतें पूरी करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, उपपरजीविता। ठीक है, इसको बताओ। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, इनमें से कौन सा नाम कृत्रिम रेशम का है आपको बताना है। आप जानते हैं सिंथेटिक फाइबर होता है यह, तो इनमें से कौन सा नाम है आपको बताना है। कृत्रिम रेशम का कौन सा नाम है। इसका नाम है रेयान। ठीक है, रेयान इसका नाम है। इसको बताओ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चिकित्सा की शाखा और मानव अंग, बहुत अच्छा दिया है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिए, क्या बोला है, कौन सा सही सुमेलित है। मतलब 3 यहां पे गलत दिए हैं, एक ही कोई सही सुमेलित है वो आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। डी विकल्प आप बता रहे हो न्यूरोलॉजी। आपको बता दें जब बात आती है तंत्रिका तंत्र की तो इसका संबंधित है तंत्रिका विज्ञान या स्नायु तंत्र बोलते हैं, जहां पर हम तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी यदि हम बात करें तो ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, बाकी अन्य जो सही हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए तो आज के जो प्रश्न थे उनकी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे और कल जो मिलते हैं हम, तो याद रखिएगा
कल एक टेस्ट जैसे लाइव टेस्ट आपका होता था, तो एक पूरे पेपर के आधार पे जैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पे लाइव टेस्ट है, तो उसमें भी उपस्थित रहिएगा। जैसे हमने पूर्व में बताया था कि 3 दिन टॉपिक वाइज चलेगा, 3 दिन टेस्ट चलेगा, तो अगले 2 दिन अब आपका लगातार टेस्ट वाला सेक्शन रहेगा। तो आप सभी को पूरी तैयारी के साथ आना है, जैसे आप टेस्ट देते थे उसी तर्ज पर आपको आना है और यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर जांचना है। ठीक है, किसी के कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्लास कितने बजे, तो आपको बता दें क्लास की जब बात करते हैं तो क्लास आपकी सुबह 8 बजे से होती है। 72 नंबर क्या था भैया? 72 इसमें कहाँ बात कर रहे हैं? ये आप जानते हैं जीव विज्ञान में ये सेक्शन है आपका मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें इसकी हम बात करते हैं। मैथ का क्लास, ठीक है, मैथ की क्लास की बात आप करते हैं, मैथ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैथ के लिए भी हम बात कर रहे हैं। मैथ क्या है कि अलग से रिकॉर्ड करके देंगे हम आपको, क्योंकि मैथ लाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक समझना है और बेसिक समझने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, और जिनका अच्छा है उनका फिर समय बेकार होगा। तो ऐसे में मैथ को हम रिकॉर्ड रूप में कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, उन 10 वर्षों के मैथ के प्रश्न का टॉपिक वार अध्ययन यदि हम कर लें तो हमारी चीजें बेहतर हो सकती हैं मैथ में भी, और उसी आधार पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जो सेशन है इसको लगातार इसी प्रकार से चलने दीजिए। 3 दिन हम टेस्ट, लाइव टेस्ट, और 3 दिन आपको टॉपिक वाइज अध्ययन, जिनमें सिर्फ 3 विषयों को हमें फोकस करना है, जीव विज्ञान, बिहार स्पेशल और इतिहास। 3 पर ज्यादा फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ रात्रि 11 बजे करंट अफेयर्स आप देख ही रहे हो, वहां से निश्चित रूप से आपको 100% वहां से आपका काम हो जाएगा। और बिहार राज्य विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं ला रहा हूं, पूरे 1 वर्ष के प्रश्न ला रहा हूं। अगले 1 से 2 दिनों में वो तैयार हो जाएगी PDF, और मैं उसके साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। और उसमें भी आपको लाइव सेशन ही रखना है, और पूरे 1 वर्ष का बिहार का जो भी घटनाक्रम है, जो आपने अभी तक पढ़ लिया है वीडियो के माध्यम से, उसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं वो मैं आपको वहां पे जो है आपको उपलब्ध कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बिहार से संबंधित, जो चर्चित स्थान थे या जो कुछ पुरस्कार से संबंधित थे, वो PDF आपको पहले शेयर की जा चुकी है, वो वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, उसको जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि बिहार राज्य विशेष की जो चर्चा है उसमें अभी ये 3 टॉपिक में नहीं जोड़ रहा हूं। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, बिहार के जो चर्चित स्थान है और बिहार से संबंधित प्रमुख पुस्तिकाओं के बारे में मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। इसको आप वहां पूर्व की जो वीडियो है लगभग 15 दिन पहले शेयर की गई है, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद के जो घटनाक्रम है, लगभग 100 से 150 घटनाक्रम बनेंगे, उन सभी को, विशेष रूप से योजनाओं की बात कर रहा हूं, उन सभी को जोड़कर मैं एक संपूर्ण वीडियो ले आऊंगा, वहां से आपकी चीजें हो जाएंगी बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, रही बात राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की और मिसलेनियस टॉपिक की, उसके बारे में रात्रि 11 बजे क्लास चल रही है, उसी में हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप कोई बात नहीं, यदि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अपने समय पर उपस्थित हो जाया करें, 8 बजे चैनल पर आ जाया करें। टेलीग्राम ग्रुप में आपकी लिंक शेयर कर दी जाती है, तो वहां से आप देख लिया करें। ऐसे नोटिफिकेशन लगभग सभी के पास जाता है। हो सकता है किसी आपने नोटिफिकेशन बेल को ना टिक किया हो, जो बेल आइकॉन होता है नोटिफिकेशन का, आप एक बार देख लीजिए। जब चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल को आपने क्लिक किया है या नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि यदि नहीं किया है तो उसकी वजह से नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। और किसी को कोई समस्या? चलिए, मैथ के बारे में बात होगी, मैथ के बारे में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, सिलसिलेवार चीजें चल रही हैं, और सुबह 8 बजे से इसकी टाइमिंग है, आपको बार बार बता रहा हूं। और जो लाइव का शेड्यूल है उसमें भी सुबह लिखा होगा, थंबनेल में लिखा रहता है सुबह 8 बजे। और इसके साथ साथ आपका जो 5 वर्षों का मैंने अध्ययन किया था टॉपिक वार, उसको भी मैं आपको दूंगा, रिकॉर्डेड है, उसका थंबनेल नहीं बन पाया था, इसी वजह से वो आपको उपलब्ध नहीं करा पाया था मैं, लेकिन आज मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा विदाउट थंबनेल के। थंबनेल शाम तक बनेगा, फिर मैं उस आधार पे कर दूंगा। ठीक है, कल से ऐसा हो रहा है, यदि कल से ऐसा हो रहा है, चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टिक कर दीजिएगा, चीजें आपकी हो जाएंगी। हाँ जी, क्लास खत्म हो गया है, प्रियंका कुमारी जी पूछ रही हैं। और क्वेश्चन आंसर PDF, प्रत्येक PDF जो भी क्लास की होती है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल पुनः इसी समय पर जुड़ें
और जो आपकी तैयारी है उसको देखिए, विधिवत तरीके से देखिए और जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब आप अनसॉल्व खरीदते हैं ना तो किसी मानक संस्थान का खरीदिएगा, जो अनसॉल्व पेपर आप खरीदते हैं या प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, क्योंकि बिहार से संबंधित बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं और उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। मेरे पास भी 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हैं और उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जब आप लेते हैं, मैं क्योंकि किसी का मैं नाम यहां पे नहीं ले सकता हूं कि कौन सही है कौन गलत है, तो ध्यान रखिएगा जिसमें ज्यादा कमियां मिलती हों उस प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाना है, ठीक है। जिसमें आप 1-2 कमियां आप पहचान लेते हैं उस प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि 1-2 आप पहचान लेते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रश्न होंगे जिनके बारे में आपको हो सकता है उतनी बेहतर जानकारी ना हो और वहां से आप गलत जानकारी जो है संग्रह कर लें, तो वो चीजें ठीक नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएं जिनमें आप 1-2 कमी पकड़ लें तो उसको साइड में कर दीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट का यूज नहीं करना है। हाँ जी, साइंस का सबका है। साइंस में क्या है, साइंस में कुछ पोर्टल, जैसे आपने आज जो देखा रोग और उपचार, आपने पूरा कवर कर लिया। विषाणु से संबंधित रोग, जीवाणु से संबंधित रोग, कवक से संबंधित रोग और फफूंद, ये सारा आपने कवर कर लिया। तो रोग और उपचार से संबंधित जो फैक्ट थे वो आपने आज अच्छे से कवर किए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रोग और उपचार से संबंधित फैक्ट को जाकर आपके पास जो भी पुस्तक है ना उससे 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। और बार बार मैं कहता हूं पूर्वालोकन ले लीजिए, पूर्वालोकन को बार बार रिवाइज करना है। जितना पूर्वालोकन रिवाइज करेंगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। चले धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब कल मिलते हैं, बाकी जो भी आपके प्रश्न होंगे वो रात्रि 11 बजे वाले सेशन में आप पूछ सकते हैं।